नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर की सीरीज डिस्कस करते हैं, आप सभी मुझे आंसर भी देते हैं और बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, लेकिन आज मैं आप सभी के आंसर आप सभी के सामने देखूंगी और जिनने जिनने आंसर्स दिए हैं और जिनकी जो क्वेरी है वो मैं अभी यहीं पर डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व की जाती है। यानी हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, और आप जिसने भी मुझे अपने थॉट्स दिए हैं कि मैम इसमें ये ऐड करिए, जैसे कि कल मैंने आपसे पूछा था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है, तो आप बहुत सारे बच्चों के सजेशंस आए हैं, तो उन सभी को मैं आज कंसिडर करूंगी। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं आज क्या महत्वपूर्ण सूचना है। तो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 15 अक्टूबर से हमारा बीपीएससी का बैच शुरू हो रहा है। कौन सा बैच है? तो फाउंडेशन बैच है। इस बैच की यदि मैं बात करूं या कोर्स की बात करूं तो इसमें आपके 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी। 1 वर्ष तक यह कोर्स आपका वैध होगा। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होगा और प्रत्येक विषय खंड के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। यदि मैं बात करूं फीस की, तो फीस पे आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि अब मात्र 25,000 रुपए में आप यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एक साथ यह राशि नहीं जमा करना चाहते तो 3 इंस्टॉलमेंट में आप यह दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर नेम और नंबर शो हो रहे होंगे, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले आप लोगों की जो क्वेरी आई है उनसे। तो क्वेरी मेरे सामने है, देखते हैं आप लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्वेरी से। एक की क्वेरी है कि मैम आप बिहार करंट अफेयर लिया करिए और जो स्टेट न्यूज़ है वो ज़्यादा कवर किया करिए। मैं स्टेट न्यूज़ प्रॉपर कवर करती हूँ आपका, लेकिन डेली बेसिस पे स्टेट न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो जब बिहार का करंट अफेयर का यदि मैं एक अलग पोर्शन बना दूंगी तो डेली आपको वहां पर करंट अफेयर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत कम स्टेट न्यूज़ होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से जो स्टेट न्यूज़ डे बाय डे, लाइक 2 दिन में या 3 दिन में आती है, तो वो इसको मैं कवर करते हुए चलती हूँ। फिर वो चाहे बिहार की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे अदर स्टेट की हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ये था पहला कमेंट जो आप लोगों ने किया था कि मैम इस तरह से आप करिए। दूसरा था कि आपने बोला कि इसमें और एक्सप्लेनेशन ऐड करिए। तो एक्सप्लेनेशन ऐड करने का मैं प्रयास करती हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। यदि मैं उतना ही पोर्शन लेती हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि पूछ सकते हैं, तुरंत आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उस वाले पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए बाकी आप सभी ने आंसर्स सही दिए हैं, आप सभी के राइट आंसर्स हैं जितने के अभी तक मैंने पढ़े हैं। तो आपके सारे आंसर जो थे वो सही थे। आप लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ जो है वहां पर ये दूसरी जनजाति है जिसको यह मिला है, इससे पहले एक को और मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं आज क्लास की तरफ कि क्या है क्लास। ये तो थी आपकी क्वेरी जो मैंने क्लास के पहले डिस्कस करी आप लोगों से। क्लास क्या है आज हमें देखना है, ये 5 टॉपिक है जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहला है अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस। ये हाल ही में सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी किस दिन मनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। फिर सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है, तो किसको दिया गया है ये देखेंगे। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मेरा युवा भारत, तो यह क्या है, सरकार इसको क्यों चला रही है और इसका क्या उद्देश्य है। इसके बाद आएंगे भारत का पहला वेटलैंड शहर। यहाँ पे बात की जा रही है भारत के पहले वेटलैंड शहर की। यहाँ पे मतलब पूरा शहर ही वेटलैंड घोषित किया जा रहा है, तो उसकी हम बात करेंगे। चलिए पहले आ जाते हैं किस पे, अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस पे। तो भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को, यहाँ पर डेट देखिए क्या है, 10 अक्टूबर 2023 को पहला, क्योंकि ये मनाया गया है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो पहला राष्ट्रीय अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस यानी कि CGMP दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला है और हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इस दिवस को इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से मनाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार ने इसको शुरू किया और क्यों यह डे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी यदि मैं बात करूं तो
फार्मास्यूटिकल उद्योग के भीतर गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो मैन्युफैक्चरिंग है फार्मास्यूटिकल, आप यदि देखो कि दवाओं की यदि मैं बात करूं तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे भारत में बहुत ही अच्छी मात्रा में तैयार किया जाता है, यानी कि भारत इस मटेरियल को बनाने में अग्रणी है अन्य देशों की तुलना में। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत अधिक मात्रा में क्या है, निर्मित किया जाता है। तो अब उसी रॉ मटेरियल का जो हम बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी अब हमें क्वालिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और यही रीजन है कि ये जो अच्छा विनिर्माण आपका दिवस है वो मनाया जा रहा है। ठीक है, रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना और साथ ही साथ दवा निर्माण में CGMP दिशा निर्देशों के पालन के महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, तो CGMP के जो दिशा निर्देश हैं जिसके अंतर्गत ये दवाइयों का निर्माण किया जाता है, इनको संज्ञान में लेना है, इनको फॉलो करते हुए हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है। यही इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से यह चलाया गया है। अब देख लेते हैं CGMP के दिशा निर्देश कौन कौन से और इनका महत्व क्या है। तो अच्छे विनिर्माण अभ्यास, जिन्हें आमतौर पर CGMP के रूप में जाना जाता है, ये फार्मास्यूटिकल विनिर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनिवार्य किए गए क्या हैं, गुणवत्ता मानक हैं। तो इसको किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जो आपके गुणवत्ता मानक है ये निर्धारित किए गए हैं। किसके लिए, फार्मास्यूटिकल जो हम दवाइयां बनाते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये मानक तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये दिशा निर्देश फार्मास्यूटिकल संचालन की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। ये सामग्री, विधियों, मशीनरी, प्रक्रियाओं, कर्मियों, सुविधाओं और पर्यावरणीय स्थितियों सहित विनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करके उत्पाद की क्या करता है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक मानक प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है, क्या देखना है, ये दिशा निर्देश यहाँ पे बात करी गई है, ये फार्मास्यूटिकल संचालन की रीढ़ की हड्डी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सामग्री आ रही है, जिस विधि द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जो मशीनरी है, जो कर्मी कार्य कर रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इवन यहाँ पे जो कर्मी काम कर रहे हैं उनको भी देखना है कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसको भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आ रही है, उसको भी देखना है। यानी दोनों चीजें हमें देखते हुए अच्छे से उसको निर्मित करते हुए आगे चलना है। तो ये इसके मेन एक तरीके से जो नियमावली है वह है। चलिए आगे आ जाते हैं, दूसरा देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी, नाम क्या है इसका, श्रीमती शिवशंकरी इनका नाम है। इनको उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम पुस्तक का नाम याद रखिएगा, और ये क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया है, श्रीमती शिवशंकरी को किस लिए दिया गया है, तो सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब यह पुरस्कार देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रदान करता है। आगे आ जाते हैं, इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने उन्हें प्रदान किया है। ठीक है, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसमें बेसिकली दिया क्या जाता है इस पुरस्कार में, तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक पट्टिका होती है और 15 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। जो पुरस्कार राशि है वो प्रदान की जाती है। इस पुस्तक को एक चयन परिषद, सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुना गया था, जिसमें पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकरी के मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये सिकरी के द्वारा चुनी गई थी बेसिकली। आगे आ जाते हैं, श्री शिवशंकरी के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन है। इनका जन्म 1942 में हुआ था और इनका 5 दशकों से भी अधिक शानदार प्रदर्शन रहा है किसमें, साहित्य लेखन में। तो यदि मैं बात करूं कि उनके साहित्यिक करियर जो इतना शानदार रहा उसमें क्या क्या कार्य किए, तो उनके विशाल प्रदर्शनों की सूची में 48 उपन्यास हैं, 150 लघु कथाएं हैं, 5 यात्रा वृतांत हैं और निबंधों के 7 संग्रह और 3 आत्मकथाएं शामिल हैं। तो इन्होंने रचना करी है। इन्होंने तमिल लघु कथाओं में 2 संकलन भी तैयार किए हैं। उनके कई कार्यों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और साथ ही साथ अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में भी
इस साहित्य का जो इन्होंने रचना करी है बेसिकली उनमें अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। ठीक है, यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक है। यह भारतीय नागरिकों द्वारा उत्कृष्ट साहित्य कार्यों को मान्यता देता है, यानी यदि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए यह प्रदान किया जाता है। मान्यता प्राप्त कृतियों को पिछले 10 वर्षों के भीतर भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में प्रकाशित किया जाना चाहिए। तो हमारी भारतीय अनुसूची के 8 में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब इनमें से किसी भी भाषा में यदि किसी साहित्यकार ने, रचनाकार ने रचना करी है, कोई कृति, उपन्यास लिखा है, तो उसमें से चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उनको यह जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। अब तक 32 लेखकों को सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं। तो कितने लेखकों को दिए गए हैं? 32 लेखकों को अभी तक यह सम्मान मिले हैं। आगे आ जाते हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में। तो यह क्या है? अभी आप देखो, वर्तमान में आप सभी मुझे कैसे देख रहे हो? ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हो। आपके जो संदेश मुझे प्राप्त होते हैं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होते हैं, आप नीचे कमेंट करते हो, मैं उसको पढ़ती हूँ, देन मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। तो ये सब क्या चल रहा है? डिजिटली चल रहा है ना। फेस टू फेस मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, ना ही आप मुझे फेस टू फेस देख पा रहे हो। आप कहीं बहुत दूर बैठे हो, कोई किसी क्षेत्र में बैठा है, कोई किसी क्षेत्र में बैठा है। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ। तो ये क्या है? एक डिजिटली पूरा कार्य किया जा रहा है। आप मुझे देख पा रहे हैं, फोन पे आप बात करते हैं, डिजिटली बात करते हैं, ऑनलाइन गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, पेमेंट भी आप डिजिटली कर देते हैं। तो इसीलिए अभी क्या है, वर्तमान में पूरा जो आप देख रहे हो, एक तरीके से दुनिया में ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो एआई है, धीरे धीरे अपना बहुत मतलब गहरी छाप छोड़ रहा है, अपना स्थान प्रॉपर बना रहा है। ठीक है, अभी चैट जीपीटी आ गया, उसने भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से बेदखल कर दिया, क्योंकि अब आपको फॉर्मेशन में सारी चीजें मिलेंगी। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम क्या है, एक बहुत ही मॉडर्नाइज, बहुत ही ऐसे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आदेश देना है, आपका कार्य हो जाएगा। जैसे हम सोचते हैं बेड पे भी खाना मिल जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, तो ये तो बात रही इन सारी चीजों की। तो ये जो हम डिजिटल हो रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया हम देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है? अब आप देखते हो आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि इसने शॉपिंग करी और इसका अकाउंट खाली हो गया, या इनने ये वाला टैब दबा दिया, ये लिंक ओपन किया और इनका अकाउंट खाली हो गया। तो ये कैसे हो रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? हमारा डाटा कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है। हमारे अभी अगर आप लोगों को याद हो तो एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, सीरीज का नाम नहीं याद आ रहा है, दैट इज वेरी नाइस, चलिए फॉरगेट इट। तो एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, बेसिकली अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, फिर भी उसमें बताया गया था कि किस तरीके से हमारे डेटा का यूज करके हमें, मतलब उसमें हमारी जानकारियां जितनी भी, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिल रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, यदि इन सारी चीजों को देखा जाए, जो आप हर टाइम अपने फोन में अलाउ करते रहते हो ना कि यस अलाउ कैमरा, अलाउ फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए कैमरा अलाउ, उसके लिए अलाउ, तो जहां पर आप अलाउ करते हो यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उनको। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होती है, तो वही डाटा आपका क्या है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लीक हो सकता है। अभी फेसबुक के ऊपर आरोप लगे थे कि डाटा लीक किया है उन्होंने हमारा। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी सिक्योरिटी को ताक पर रखा जा रहा है, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर हो रही हैं। इस स्थिति में क्राइम का जो सीन है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इसीलिए आप देखो कि अभी तक कोई साइबर डेस्क नहीं था, धीरे धीरे पुलिस हर जगह पे जो साइबर क्राइम है उसके लिए पूरी तरह से सरकार संज्ञान में ले रही है कि इससे संबंधित भी क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसको कैसे हमें टैकल करना है। और उसी में से एक सरकार द्वारा यह है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। तो ये क्यों बनाया गया है, क्या रीजन है, चलिए देखते हैं। तो ये देश में बढ़ते डिजिटल परिदृश्य को समायोजित करने में सक्षम, यानी कि उसको क्या करना है, समायोजित करना है, समायोजित करके सुरक्षित तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। और इसी उद्देश्य के साथ यह जो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 है वो लाया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो इसी को समायोजित करने में सक्षम एक दूरदर्शी कानूनी ढांचा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इस पहल का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो कौन है मंत्रालय यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसमें शामिल है, जिसके द्वारा यह पहल की गई है। आगे आ जाते हैं, उद्देश्य क्या है? तो भारत में डिजिटल कानूनों को सुसंगत और समेकित करना है। क्या करना है? इनको सुसंगत बनाना है, समायोजित करना है और समेकित करना है।
ठीक है, भारत के डिजिटल क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी है। तो इसमें क्या करना है कि जो डिजिटल क्षेत्र है उसको नियंत्रित करना है, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी है कि किस प्रकार यह कार्य होने चाहिए। यदि कहीं भी आपकी कहीं सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है तो उसके लिए क्या कानून होने चाहिए, किस प्रकार से आपको सुरक्षा प्रदान करी जाए, किस प्रकार से आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाए, तो इन सारी चीजों को देखना है। आगे आते हैं, ऐसे विकास योग्य नियम तैयार करना जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बदले रुझानों के अनुरूप हो और देश के डिजिटल अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप अद्यतन किए जा सके। ठीक है, आगे आते हैं, ऑनलाइन सिविल और आपराधिक कृत्यों के लिए आसानी से सुलभ न्यायिक तंत्र की पेशकश करना। तो यदि कोई ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं, अब बहुत सारे क्राइम्स होते रहता है, आए दिन आपको सुनने को भी आते हैं, तो यदि वो जो क्राइम हो रहे हैं उनके लिए क्या सजा सरकार देगी या उनके लिए क्या प्रावधान है, कैसे उनको पकड़ा जाएगा, कैसे जिस व्यक्ति के साथ यदि कोई कार्य हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा। तो इसको बेसिकली क्या करना है, सुलभ न्यायिक तंत्र विकसित करना है इसके लिए कि वो आसानी से रिपोर्ट दर्ज कर सके और जल्द से जल्द उन्हें उनका जो पैसा अगर गया है यदि पॉसिबल है तो मिल सके और न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, नागरिकों को समय पर उपचार प्रदान करना, साइबर विवादों को हल करना और इंटरनेट पर विधि का शासन लागू करना। बेसिकली क्या करना है, इंटरनेट पर विधि का शासन लागू करना है, उपचार प्रदान करना यानी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको टैकल करना है, साइबर विवादों को हल करना है। ये इसके उद्देश्य हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शासकीय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक विधायी ढांचा भी प्रदान करना है कि हमें क्या है, जो व्यापक शासकीय सिद्धांत है उनके अनुरूप हमें ढांचा तैयार करना है, यानी कि कैसे हमें उसको आगे लेकर के जाना है, यदि समस्या हो रही है तो उसको हमें कैसे टैकल करना है, और जिसने अपराध किया उस अपराधी को सजा क्या देनी है, और जिसके साथ यह कार्य हुआ है या जो इस चीज को या पीड़ा को झेल रहा है तो उसको कैसे सरकार क्या है सांत्वना देगी, उसके साथ कैसे न्याय करेगी। तो इसमें सरकार के पूरे नियम, कायदे, कानून सुसंगत ढांचेगत तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बेसिकली यही सरकार का क्या है, उद्देश्य है। आगे आते हैं, मेरा युवा भारत क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ये एक स्वायत्त निकाय स्थापित होने वाला है जिसका नाम क्या है, मेरा युवा भारत, MY भारत, माई भारत। ठीक है, MY भारत। ठीक, तो इसका बेसिकली क्या है, मेरा युवा भारत। अब आगे देख लेते हैं, यह युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये जो स्वायत्त बॉडी है ये इस तरह से वर्क करने वाली है, बेसिकली विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, यह युवाओं को समान पहुंच प्रदान करेगा ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को क्या कर सके, साकार कर सके। इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कब लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगी ये जो बॉडी है, और युवाओं को केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में रहने के स्थान पर विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगी। तो यही है मेन मोटो कि वो सिर्फ निष्क्रिय प्राप्तकर्ता ना रहे बल्कि वह विकास के लिए सक्रिय संचालक बने, इसलिए यह बॉडी जो है वो आपकी स्थापित करी गई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसकी स्थापना से निम्नलिखित बातों को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या मिलेगा कि युवाओं में नेतृत्व का विकास होगा। ठीक है, कि कैसे हमें नेतृत्व करना है, नेता कैसे बनना है, बेसिकली यहाँ पर ये बात आपको बताई जा रही है, नहीं इट्स जस्ट अनदर थिंग। बट जब आप देखते हो कि कॉलेज में प्रेसिडेंसी के चुनाव होते हैं या फिर आप देखते हो कि कहीं पर छात्र युवा नेता और ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट भी वही करते हैं क्योंकि वो बना हुआ है ना कि हमारे माइंड में कि ये इस तरह से कार्य करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे या फिर ये पढ़ाई लिखाई वाले छात्र नहीं है, इनका काम ही यही होता है, और इस तरह से मतलब बेसिकली एक जो छवि होती है वो माइंड में बन जाती है लोगों की, अरे ये तो ऐसे ही होंगे, इन्हें क्या है बस यही करना है।
राजनीति करनी है। तो ये जो छवि बन जाती है इसको लेकर के कि अगर छात्र नेता है, युवा नेता है, या इसमें कोई खड़ा हो रहा है तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, या फिर अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आती भी होगी तो बेसिकली ऐसा मानते हैं ना, घर वाले भी कहते हैं कि सीधे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों का बेसिकली हमारे माइंड में जो एक तरीके से लेयर पे लेयर चढ़ती जा रही है उसको तोड़ना भी है, उसको खत्म करना है, और साथ ही साथ जो नेतृत्व की जो भावना है उसको विकसित करना है, लीडरशिप हमारे अंदर जगाना है, ये मेन मोटो है इसका। ठीक है, अलग अलग व्यक्तिगत संपर्क की जगह, यानी कि जो अलग अलग व्यक्तिगत संपर्क होते हैं उसकी जगह हमें क्या करना है, एक प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास करना है। और ये प्रोग्रामेटिक कौशल क्या करेगा, तो अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करेगा। अब इससे क्या होगा, हम अनुभव फील कर पाएंगे ना, कि जब हम फील्ड में आकर के वर्क करेंगे। अभी तो हमें बताया जाता है कि ऐसे लीडर थे, उन्होंने ये कार्य किया, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो गुण कैसे आएगा, जब तक हम इसे फील नहीं करेंगे, जब तक हम फील्ड में जाकर के काम नहीं करेंगे, जब तक उस फील्ड का हमें कोई कार्य नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन आपने पीछे पढ़ी होगी, वो लाइन क्या थी कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, सक्रिय संचालक बनना है। तो जब हम सक्रिय संचालक बनेंगे तभी हमारे अंदर क्या आएगी, ये अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल हमारे अंदर आएगा और इसमें सुधार होगा। और यही इसका क्या है, मोटो हो जाता है। युवाओं में अधिक निवेश करके उन्हें सामाजिक नवाचार व सामुदायिक नेता बनाने का कार्य किया जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि अभी क्या है, सब क्या सोचते हैं कि नेता नगरी वही करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। मतलब इट्स अ बिटर ट्रुथ, और बिटर ट्रुथ क्या अब है ही है, क्या कर सकते हैं उसको। चलिए अदर वे में मत लीजिएगा इसे। तो बेसिकली हमारा जो माइंडसेट है वो यही है कि नेता नगरी वही करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, कॉलेज में भी जाते हैं, अगर कोई खड़ा होता है चुनाव में ऐसे, तो घर वाले ही सबसे पहले मना कर देते हैं कि इसमें कोई काम हम नहीं। ऊपर से हमारा कुछ, अगर मैं कहूं कि इसमें हमारे यहाँ पे जो दिखाया जाता है, अब आप देख लो सीरीज जो आती हैं बहुत अच्छी अच्छी सी, फिर उसके बाद आपकी कुछ फिल्म्स बनती हैं इस पर, तो वहां पर भी यही दिखाया जाता है कि एक लड़का होता है, वो छात्र नेता के लिए वो खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है, फिर उसके बाद गोली मार दी जाती है, फिर उसके बाद उसकी कोई बहुत करीबी व्यक्ति होता है, उसको गोली मार दी जाती है, उसको 10-12 लोग मरवाने पे तुल जाते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये संदेश पहुंचाती है हमारे समाज में कि ऐसा ऐसा होता है। रियलिटी दिखाई जा रही है, दैट इज अदर थिंग, लेकिन उससे हमें क्या किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है, और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है कि अच्छा, तो जिनके माइंड में वाला माइंडसेट होता है कि अरे नेता बनने पे ये होगा, हमारा रौला चलेगा, हम गोली चलाएंगे, हम बंदूक चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट सेट होता जा रहा है उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समाज में, क्योंकि हम रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, हम रियलिटी में आ रहे हैं। अब ये रियलिटी का मतलब ये होता है कि रील वाली जो रियलिटी होती है ना, हम उसमें घुसते जा रहे हैं। तो उस रील वाली रियलिटी जो है हमें उससे हटना है। आप कहोगे ये रियलिटी क्या है, तो नया वर्ड है, मैंने इनॉग्रेट किया है आप सभी के लिए, बट इट्स ट्रू। हमें रियलिटी में रहना है, ना कि वो जो रील वाली रियलिटी है ना उसमें रहना है, कि हम रील देखते रहते हैं, हम देखते हैं कि ये सीरीज आ गई, ओ माय गॉड इसमें ये इसने ऐसा किया, मिर्जापुर सीरीज आई, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए, कबीर सिंह आया, उसके बाद ना जाने कितने कबीर सिंह यहाँ पर खड़े हो गए। तो हम इस उद्देश्य से नहीं देखते कि हमें इससे कुछ सीखना है, हम इस उद्देश्य से देखते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और अच्छी चीज फॉलो नहीं करेंगे, हम वो चीज फॉलो करेंगे जो हमें उस टाइम लगे कि नहीं यार ये तो बहुत सही थी, ये क्लिक कर गई मेरे माइंड में। तो इन सारी चीजों की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, लोग जो है वो पॉलिटिक्स में करियर नहीं बनाना चाहते हैं अपना, रीजन यही है, क्योंकि उनको लगता है कि यही सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इस वजह से ये क्या करेगा, उनको उस तरफ मोड़ेगा, सक्रिय करेगा, ताकि वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो आए जन्मे और वो सामुदायिक नेता बनने का वो कार्य किया जाए उनमें। ठीक है, आगे आते हैं, युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह क्या करना है, सक्रिय संचालक बनाना है। आगे आ जाते हैं, युवाओं की आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच क्या करना है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं सामुदायिक तौर पर और जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनके बीच बेहतर तालमेल बनाना है, और मौजूदा कार्यक्रमों का सम्मिलन कर युवाओं की दक्षता में वृद्धि करनी है। युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना, और एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस भी बनाना। जितने भी युवा नेता है उनका एक क्या बनाया जाएगा, डेटाबेस बनाया जाएगा, नाम लिखा रहेगा, लिस्टिंग होती रहेगी, पता रहेगा उनको। युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की
गतिविधियों को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार करना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। ठीक है, कि जो युवा सरकार के पहले हैं जो वो चला रहे हैं और युवाओं के साथ जो जुड़े अन्य हितधारक हैं उनके लिए भी दो तरफा संचार व्यवस्था होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कैसा उनका कार्य चल रहा है। क्योंकि अभी क्या आप देखते हो जनरली कि जो युवा नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं वो ज्यादा मतलब चाहे नेता एक तरीके से शांत बैठा रहे लेकिन अगर वो उससे जुड़ा कोई अन्य व्यक्ति है जो उसको थोड़ा बहुत भी जानता है वो ज्यादा चौड़ में चलता है। ठीक है, कि हम उस नेता को जानते हैं, वो सारे ट्रैफिक रूल तोड़ेगा, वो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, हेलमेट नहीं है तो भाई हम इस नेता को फोन कर देंगे, ये मतलब ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी सभासद है ना, या अड़ोसी पड़ोसियों की वो जानते हैं, या फिर कोई उच्च नेता हो गया वहां पे भी अगर वो उसको जानते हैं तो सीधे बस कहेंगे अरे वो हमारे रिश्तेदार, भले उन्होंने सिर्फ एक बार बात करी उस इंसान से, उसके बाद उनकी कार में भी लिख जाता है कि भाई ये हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कल्चर है, ये जो माहौल है, ये जो चीजें हैं, ये जो होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। इससे सरकार को भी दिक्कत होती है, समाज पर एक जो प्रभाव है वो तो गलत पड़ता ही पड़ता है, और साथ ही साथ जो लोगों में इसके लिए जैसे मैंने बताया कि मानसिकता जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। क्योंकि वो ना सिर्फ जो ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे नहीं कि ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, फिर वो जो उनके अड़ोसी पड़ोसी और आसपास होते हैं वो सबको परेशान करके रखते हैं, तो ये उनके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीजें हो जाती है। आगे आ जाते हैं, तो भारत का पहला वेटलैंड शहर, राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर शहर को, शहर कौन सा है, उदयपुर शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक भारत में कोई भी शहर नहीं है, स्थल आपने देखे होंगे। ठीक है, वेटलैंड स्थल है लेकिन कोई भी पूरे शहर को कोई भी वेटलैंड शहर अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ये पहला होने वाला है जिस पर प्रयास किया जा रहा है, अभी तक घोषित हुआ नहीं है। इस पर सरकार क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले रही है और इसको साकार, ये जो इसने सोचा है कि उदयपुर शहर को क्या बनाना है, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाना है, तो इसको साकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाल ही में रिपोर्टर्स के अनुसार उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों को मान्यता क्या करता है, प्रदान करता है। आगे आ जाते हैं, अन्य ग्लोबल वेटलैंड सिटीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान में दुनिया भर में 17 देशों में 42 वेटलैंड शहर स्थित हैं। इनमें से चीन के 13 ऐसे शहर हैं और इसी के साथ चीन क्या है, सबसे अधिक वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल है। ठीक है, कि यहाँ पर जो शहरों को वेटलैंड घोषित किया गया है किसी कंट्री में, तो चीन में सबसे ज्यादा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आगे आ जाते हैं, रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर, ये रामसर कहाँ पे है, ईरान में ईरानी शहर है, यहाँ पर अपनाई गई थी एक अंतर सरकारी संधि और इसी के तहत ये आपका रामसर जो कन्वेंशन है वो आया। भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया था। ठीक है, तो बना कब था ये, अगर 2 फरवरी 1971 को, और भारत इससे कब जुड़ा, तो 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है, जो इंटरनेशनल जो जिनका महत्व रखती हैं, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वो प्रकृति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण स्थल हो, तो उसको संरक्षित किया जाता है किसके द्वारा, रामसर कन्वेंशन के द्वारा। ऐसी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोग शामिल है। यदि भारत में बात करें तो वर्तमान में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। तो ये थी आज की क्लास जो हमने डिस्कस करी। देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को अक्षा विनिर्माण अभ्यास दिवस घोषित किया है। तो 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। राइट आंसर जो है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और आपके कमेंट जैसे कि मैंने बताया, आप जब भी डेली क्लास शुरू होगी उससे पहले आपके डाउट्स क्लियर होंगे, देन उसके बाद में आगे क्लास क्या करूंगी, प्रॉपर लूंगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताया करो क्या क्या चीजें हैं आपको, जैसे मैंने आपसे कल पूछा कि आपने बोला कि स्टेट वाला ऐड करिए मैम इसमें ज्यादा पोर्शन, तो अब मैं इसमें स्टेट वाला पोर्शन धीरे धीरे और ज्यादा ऐड करूंगी।
अब जैसे आप स्टेट यूपी का पेपर देने जा रहे हो या फिर आप बिहार का पेपर देने जा रहे हो या भी किसी भी स्टेट का पेपर देने जा रहे हो, तो सिर्फ वहां पे स्टेट न्यूज नहीं आती, नेशनल न्यूज भी आपकी आती है। तो मैं वो न्यूज भी कवर करती हूँ जो शायद आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो संभावित होती है कि शायद ये आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे पुरस्कार है, कई बार पूछ लेते हैं, यूपी और बिहार में भी पूछ लेते हैं। वहीं अब यूपी में कोई पुरस्कार दिया गया है, बिहार में दिया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी पूछ लेते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे ये जो आप कह रहे हो पोर्शन ऐड करना है वो मैं करती जाऊंगी, और ऐसे ही आंसर देते रहिए। मैं आप सभी का रिप्लाई देती रहूंगी जो भी क्वेरी होगी, और डेली क्लास शुरू होने से पहले आप सबका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका आंसर देना बिल्कुल भी ना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।